बरेली पर सियासी घमासान की बात कर रहा हूं। बरेली में बेशक अब शांति कायम है, लेकिन दंगे पर उत्तर प्रदेश की सियासत में दंगल छिड़ा हुआ है। आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद और विधायक शामिल हैं। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल माननीयों को बरेली जाने से रोकने की भी पुख्ता तैयारी है। लखनऊ में जहां माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस फोर्स तैनात पहले से कर दी गई है, वहीं प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्यों के घर पर पुलिस की पहरेदारी है। आपको बता दूं, दरअसल 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा भड़की थी, जिस पर अब सियासी भिड़ंत शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। एहतियात बरतते हुए बरेली में पुलिस फोर्स तैनात है। सपा के प्रतिनिधि मंडल को बरेली पहुंचने से रोकने की कोशिश भी जारी है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के आवास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। 14 सदस्यों के इस डेलीगेशन को दोपहर 12 बजे बरेली पहुंचना था, लेकिन फिलहाल अलग अलग जगह सभी को पुलिस ने रोका हुआ है। माता प्रसाद पांडे से बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां न जाने की अपील भी की है। वहीं उन्हें नोटिस भी थमा दिया गया है कि आप वहां नहीं जा सकते। चलिए इस वक्त की अब आपको बड़ी और ब्रेकिंग खबर देखता हूं। लखनऊ में पुलिस के रोकने पर उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान आया है। बड़ा बयान दिया उन्होंने बरेली हिंसा पर। बरेली में प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। माता प्रसाद पांडे ने कहा बरेली में सबको जेल में डाला जा रहा है। यह आरोप लगाया माता प्रसाद पांडे ने। प्रशासन की कार्रवाई से एक समुदाय डरा हुआ है। बड़ा आरोप बरेली जाने से रोकने पर कहा है। बरेली हिंसा पर यूपी के नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। बरेली में प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, यह आरोप लगा रहे हैं माता प्रसाद पांडे। बरेली में सबको जेल में डाला जा रहा है। अगर हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। संभल में ही किया, बहराइच में भी यही किया, और हमारा डेलीगेशन नहीं जाने दे रहे हो। और डेलीगेशन चला जाएगा तो हम लोग जाके वहाँ शांति स्थापित करेंगे, क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, हिंदू मुसलमान के बीच का झगड़ा नहीं है कि हमारे जाने से और बढ़ जाएगा। ये केवल एक मुस्लिम समुदाय पत्रक देना चाहता था, और उस पत्रक देने में ही इनको मारा पीटा गया, नहीं जाने दिया गया। तो ये सांप्रदायिक नहीं है, और सांप्रदायिक होता तो किसी अलग बात है, उसमें कौन माहौल बिगड़ जाएगा। मुख्यमंत्री जी को हम क्या कहें, मुख्यमंत्री जी को खुद जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ क्या गलती हुई है, क्या हुआ है। जो गलती है वो सुधारना चाहिए। वहाँ साधारण जनता से तो झगड़ा है नहीं। यहाँ भी लगाए, वहाँ मेरे जिला अध्यक्ष के हमारे जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं सबके घर पर पुलिस लगे। बरेली में टेलीफोन आया। चलिए, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान सुना हमने। अब सीधे ले चलता हूं आपको, मेरे सहयोगी नीतीश पांडे मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीतीश, माता प्रसाद पांडे जिस तरह के बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर जाने नहीं दिया जा रहा, आपने खबर बताई कि कैसे पुलिस बल बड़ी संख्या में इन सभी नेताओं के घर के बाहर तैनात है। क्या अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता प्रेस कर रहे हैं, वो वहां जाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें रोक क्यों रहा है? देखिए आशीष, अभी आपको सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए माता प्रसाद पांडे जी यहाँ पर बैठे हैं, और उनके साथ बरेली के जो विधायक हैं अताउर रहमान, वो भी बैठे हुए हैं। इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर पहले ये गाड़ी पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनको पुलिस ने फिर से एक बार घर के भीतर ला दिया। तो आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अब आप उनसे पूछो ना। आपने बात की ना, पूछा, आपने पूछा जिस तरह से आपको गाड़ी से इधर लाया गया, तो क्या आपने बताया, आपको क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि वहाँ निषेधाज्ञा लागू है, आपके जाने से माहौल बिगड़ेगा, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति को बरेली के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बरेली आप लोग जाना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है? बरेली क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या इसलिए जाना चाहते थे, जो 26 तारीख को एक घटना हुई, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग या कुछ लोग किसी बात को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे, और उसी इकट्ठा होने को शासन ने बताते हैं, इसके बाद अवैध मानकर उन पर लाठीचार्ज किया, पीटा। अब वो तो ठीक है, लेकिन अब भी लोगों को जबरदस्ती निरपराध लोगों को मुकदमा लिख के सबको जेल में डाल रहे हैं। तो आप लोग जाकर
उनको इन सारी चीजों से बचाने का प्रयास करते हैं, ये कहना है आपका। आपकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मसले पर आज बात हुई है कोई? अभी नहीं हुई, अभी बात करेंगे। नीतीश, मैं एक अभी बात सवाल करेंगे। एक सवाल जरूर उठता है नीतीश कि हम लोग जाके जाएं वहाँ से आ रहा है। नीतीश, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाना जरूर चाहता है, लेकिन ये भी तो एक सच्ची बात है कि प्रशासन ने बहुत कारगर तरीके से इसको हैंडल किया था, शांति व्यवस्था बनाने में कामयाब हुए थे। ऐसे में है तो राजनीति, ये बात भली भांति आप भी समझते हैं, तो बेहतर नहीं होगा कि अभी अवॉइड करें? अभी जब वहां शांति व्यवस्था है, वहां जाकर के माहौल थोड़ा बिगड़ तो सकता है, ये सवाल तो पूछना चाहिए उनसे। जी, ये सवाल बनता है और पूछते भी हैं। जिस तरह से प्रशासन ने अभी कार्रवाई करके शांति व्यवस्था को वहां बहाल किया, अब इसके बाद डेलीगेशन का जाना, क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे फिर एक बार शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है? डेलीगेशन जाने पर शांत व्यवस्था तो वैसे बहाल थी। ये तो शांत व्यवस्था को बिगाड़ने का काम वहाँ के पुलिस और प्रशासन ने किया। अरे ज्ञापन चुपचाप ले लेते तो कोई विवाद था ही नहीं। ज्ञापन देने नहीं पाए, उसी बीच में इन लोगों ने लाठीचार्ज किया, मारपीट किया, लोगों को पकड़ा, जेल भेजा, तो माहौल तो खराब पुलिस प्रशासन ने किया। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि शांति है, अब उसके बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जा रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि हम जाते तो वहाँ माहौल नहीं बिगाड़ते, हम और शांति बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग परेशान हैं, तबाह हैं, उनको सांत्वना देते, डरो मत। वहाँ एक वर्ग सहमा हुआ है, डरा हुआ है। तो अच्छा नीतीश, आपकी बात हुई होगी वहां पुलिस प्रशासन से। समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन, ये दल अगर वहां चला जाए तो क्यों नहीं अनुमति दे सकते? बड़े डेलीगेशन को मत दें, छोटे डेलीगेशन को दें। वहां के जितने लीडर्स हैं, जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे मिलें, उन्हें पीसफुली समझाएं कि इस विवाद को आगे बढ़ाया ना जाए। ये एक पॉजिटिव कदम भी हो सकता है। हर चीज में राजनीति घुसड़ने की भी शायद जरूरत ना हो। आपकी बात हुई होगी प्रशासन से, पुलिस के सीनियर ऑफिसर से, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि नीयत में कोई खोट है? देखिए आशीष, जिस तरह से पिछले दिनों घटना सामने आई और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया, तो अभी का जो इनको रोकने का सबसे बड़ा कारण है वो निषेधाज्ञा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा हो सकता है कि जब प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर पहुँचे तो शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, बिगड़ सकती है। और जैसा आपका सवाल है कि हर चीज़ में राजनीति को लाना कहीं ना कहीं उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति भी दूसरा पहलू हो सकती है। पहले हम एक और तस्वीर दिखा दें। ये देखिए सामने, ये पुलिस का यहाँ पर पूरा जत्था आपको मौजूद दिखाई देगा, और इसके बाद ये गाड़ी भी हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले माता प्रसाद पांडे इस गाड़ी तक पहुंचे थे, लेकिन जो पुलिस का यहाँ पर पहरा था, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि आपको यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है नीतीश, मैं आपके पास वापस आऊंगा इस खबर पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बरेली मामले से जुड़ी हुई। बरेली जाने से समाजवादी पार्टी सांसदों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोका है। यूपी बॉर्डर पर सपा सांसदों को रोक दिया गया है। इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, महिबुल्ला को रोका गया है। ये तमाम सांसद बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें सरहद पर रोक दिया गया है। न सिर्फ लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया है, बल्कि संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी पुलिस तैनात है। बरेली जाने से समाजवादी पार्टी के सांसदों को रोक दिया गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सपा सांसदों को रोक दिया गया है। इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, महिबुल्ला को रोक दिया गया है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बरेली जाना चाहता था समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जिसमें बड़े सांसद शामिल थे। इन सभी को दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ये तमाम सांसद जाना चाहते थे। अब मैं आपको बरेली के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी नेता सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी नेताओं पर दंगे कराने का आरोप लगाया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को रोके जाने पर कहा है कि ये लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे। इस संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधिमंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है। जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। लेकिन हम इसकी छूट किसी को नहीं दे सकते। इसलिए बरेली को अशांत करने की साजिश जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको हम पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं।
बरेली में जहां एक और सांप्रदायिक विवाद थोड़ा थमता हुआ दिखा, वहां अब राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। अब आपको सीधे ले चलता हूं बिहार। चुनावी राज्य बिहार विधानसभा चुनाव यहां होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने वाले। बड़ी ब्रेकिंग खबर, थोड़ी देर में पटना में चुनाव आयोग की बैठक होने वाली। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से, बड़े नेताओं से चुनाव आयोग की टीम मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त खुद बिहार का दौरा कर रहे हैं। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की बैठक, प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। बड़ी खबर, बिहार चुनावी राज्य को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त खुद वहां मौजूद हैं और तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं उनके नेताओं के साथ बैठक करेंगे। थोड़ी देर में पटना में चुनाव आयोग की बैठक शुरू होगी। जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक है। आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों से मीटिंग में मौजूद रहने की अपील की है। लेटर में स्पष्ट किया गया है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, कि हर दल से अधिकतम 3 प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। चुनाव आयोग की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी चुनाव की तैयारियों को लेकर के। ये देखिए, मैं आपको लगातार बता रहा हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की टीम आज बिहार का दौरा कर रही है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 7 या 8 अक्टूबर टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है, या उसके आगे पीछे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। उससे पहले बिहार पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त आज बैठक करने वाले हैं प्रमुख राजनीतिक और राज्य स्तरीय दलों के नेताओं के साथ। जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसमें कहा है अधिकतम 3 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला, हम सब जानते हैं, इलेक्टोरल रोल्स को लेकर, खासकर एसआईआर को लेकर के कितना द्वंद्व हुआ है राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच। बिहार में चुनाव आयोग की मैराथन बैठक, इलेक्शन कमीशन की बैठक में क्या होगा यह बताते हैं। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा, प्रशासनिक तैयारी की निगरानी पर चर्चा होगी। निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों की समीक्षा की जाएगी आज की इस बैठक में। चुनाव आयोग के साथ बैठक में कौन कौन शामिल है यह हम आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आरएलजेपी, एलजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सीपीआईएम, एनपीपी, आरएलएसपी, सीपीआईएमएल, इन सभी पार्टियों को आज चुनाव आयोग के साथ बैठक में आमंत्रित किया गया और ये सभी लोग इस बैठक में मौजूद होंगे। बिहार में चुनावी शोर है, बैठकों का दौर चल रहा है। आज चुनाव आयोग की बैठक है, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। बैठक में शामिल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होंगे। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। क्या टकराव हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, विपक्ष और ज्ञानेश कुमार के बीच कितने संगीन आरोप लगाए विपक्ष ने उन पर। आज वो बिहार में बैठक के लिए हैं। बैठक में मौजूदगी किसकी होगी? हर दल से अधिकतम 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। चलें, मेरे साथ शशांक है फोन लाइन पर, मेरे सहयोगी बिहार से, पटना से। शशांक, बड़ी बैठक कितनी देर में शुरू होने वाली है? क्या सभी दल यहां पर मौजूद होंगे और दोनों ही पक्षों से अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी? क्या है अभी तक का अपडेट, बताएं प्लीज। देखिए, पीसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम जो है 2 दिनों के बिहार दौरे पर आई है। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जो है वो जायजा लिया जाएगा और आज जो है बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। होटल ताज में अब से कुछ देर के बाद जो है बैठक शुरू होनी है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ जो है वो बातचीत की जाएगी। इसके बाद 2 सेशन में राज्य के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, एसपी, एसएसपी के साथ जो है वो मीटिंग होनी है। और आपको बता दें, कल जो है राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक होगी और कल ही सीईओ, एसपीएनओ, सीए, पीएफ एवं नोडल अधिकारियों के साथ भी मीटिंग होनी है। और कल शाम 3 बजे, कल दोपहर 3 बजे जो है इसी की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जो है चुनाव तैयारी की जो है वो जानकारी दी जानी है। 2 दिन तक मैराथन बैठक चलने वाला है और जो सूत्र बता रहे हैं कि आज से 10 अक्टूबर के बीच जो है
चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। नवंबर में 2 चरणों में जो है वो वोटिंग 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। शशांक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बारे में जानकारी जरूर है और देखते हैं 2 दिनों की इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकलता है। बड़े बड़े नेता सामने होंगे और जैसा टकराव हमने पिछले हफ्तों में देखा है, अब आगे देखना होगा क्या होता है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरफ के कहर की, जिसने अब तक 11 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। 11 बच्चों की मौत के बाद फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों का कातिल कौन है? किसकी लापरवाही से 11 बच्चों की मौत हुई? क्योंकि अब तक कफ सिरफ से मौत के दावे को प्रशासन खारिज करता आया है। मामले में सफाई दी जाती रही है, लेकिन मौत की असली वजह पर सस्पेंस बना हुआ है। ज्यादातर मामलों में किडनी की बीमारी से मौत बताई जा रही है। राजस्थान, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सामने वो तस्वीरें हैं। ये वो कफ सिरफ जिसको पीने के बाद इस तरह की दर्दनाक जो खबर है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से ही आई है। कई बच्चों की जान चली गई और हम 2 दिन से देख रहे हैं कैसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मंत्री तक बोल रहे थे कि जांच कर लेंगे तो ही कुछ पता चलेगा कि जिम्मेदार कौन है, तभी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बार बार जब एबीपी न्यूज़ पर यह खबर दिखाई गई है, उसके बाद जागे हैं और कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी असल दोषियों को सजा देना बाकी है। सामने देखिए, कई बच्चों की जान चली गई, को खिलौने नहीं टूट रहे, बच्चों की जानें जा रही हैं। संवेदनशील होना चाहिए था। बड़े सवाल हैं कि आखिर कफ सिरफ से कैसे बच्चों की जान जा रही है, इनमें क्या मिला हुआ है, किस तरह की लापरवाही हो रही है। इसी खबर से जुड़ी बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज अब मैं आपको बताता हूं। कफ सिरप से बच्चों के बीमार पड़ने पर कार्रवाई हुई है। एक चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई है। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही में दोनों को निलंबित कर दिया। राजस्थान से खबर है, कफ सिरप से बच्चे जो बीमार पड़ रहे थे जाने गए, उसमें बड़ी कार्रवाई हुई। एक चिकित्सा अधिकारी को, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान से बड़ी कार्रवाई। आखिरकार एबीपी न्यूज पर जिस तरह से बार बार यह खबर दिखा करके सवाल खड़े किए गए, उसके बाद आखिरकार कदम उठाना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इंटरवीन किया था एबीपी न्यूज पर। लगातार यह खबर दिखाने के बाद राजस्थान से खबर है, बड़ी ब्रेकिंग खबर। एक चिकित्सा अधिकारी और एक फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इंतजार था लोगों को कि कब सरकार जागेगी। कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसे देश के हर मां बाप को जानना जरूरी है। कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए, यह एडवाइजरी आई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि बच्चों को दवा देने से पहले सभी मां बाप को डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। साथ ही बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और भाप देनी चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी है, सभी को इसका ध्यान देना चाहिए, जो हम एबीपी न्यूज़ पे आपको दिखा रहे हैं। एडवाइजरी में डॉक्टरों को ये सलाह दी गई है कि उन्हें सिर्फ देने की जगह पहले बिना दवा दिए घरेलू इलाज बताने चाहिए, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर खांसी के मामले अपने आप ठीक हो जाते हैं। हम जानते हैं बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में दूसरों से, बड़े लोगों से मजबूत होती है, और इस वजह से ये एडवाइजरी सामने आई है। कफ सिरप से मचे हाहाकार के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु में कफ सिरप के नमूने फेल हो गए। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार का फैसला आया है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का उत्पादन रोक दिया है। तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल विभाग के मुताबिक दवा मानकों के मुताबिक नहीं है दवा कंपनी की ये कफ सिरप। दवा कंपनी को लाइसेंस रद्द करने के लिए
कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तमिलनाडु से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जरा ध्यान दीजिए, सेवा पखवाड़ा की औपचारिकताएं तो आप निभाते रहेंगे, लेकिन आपके राज्य में कफ सिरप से एक के बाद एक होती बच्चों की मौत पर जवाब कौन देगा? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के YouTube से लेकर एक्स अकाउंट तक खुशहाल मध्य प्रदेश को दिखाने वाली सैकड़ों रीलें मौजूद हैं। ऐसी रीलों से हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन सीएम साहब एक हफ्ते से ज्यादा वक्त होने को आया जब आपके राज्य में कफ सिरप से होने वाली मौतों पर हाहाकार मचा है, लेकिन आपके मुखमंडल से इतनी बड़ी विपदा पर अब तक एक भी बयान सामने क्यों नहीं आया है? कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी, खांसी होने पे क्या ये खांसी की दवाई चिराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, अब उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा। स्क्रीन पर मौजूद ये मासूम मध्य प्रदेश के बीमार हेल्थ सिस्टम का शिकार हुए हैं। किसी बच्चे की उम्र 2 साल की थी तो कोई 4 साल का था। ये कहने में भी कलेजा मुंह को आता है कि इतने छोटे बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हो गई। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, किडनी फेल हुई नहीं है, किडनी फेल की गई है। फीवर आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे 21 तारीख को, और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई। इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। अपने 4 साल के बच्चे को खोने वाली उसकी मां हाथ में मौत के सिरप की शीशी लिए अपनी सरकार से पूछ रही है कि आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या मौत परोसी जा रही है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दवा दुकानदार का ये बयान सुनिए, जिसके बाद सारी कहानी साफ हो जाएगी। हम यहीं पर वो मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं, पूछेंगे सर इन दोनों कफ सिरप, चाहे नेक्स्ट्रोज DS हो चाहे कोल्ड ड्रिप हो, क्या इन दोनों में से कोई कफ सिरप आपके पास अवेलेबल? नहीं, अभी तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है इस ब्रांड का। ये मैक्सिमम तो गवर्नमेंट सप्लाई में ही है, क्योंकि डेस्टोमॉर्फिन बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब हम दे भी नहीं सकते, और जो अगर अपन देते भी हैं तो बकायदा उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जो ये वाला ब्रांड है ये तो गवर्नमेंट सप्लाई में ही जा रहा है। 4 लाइनों में दुकानदार ने बता दिया कि ये दवा सिर्फ सरकारी सप्लाई में ही आती है। पहले कफ सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिप और दूसरा है नेक्स्ट्रो DS। जो सर्वे हुआ है, जो हिस्ट्री ली गई है पेरेंट्स से, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पूरे बच्चों में 80% केसेस में एक कफ जो कोल्ड सिरप है वो कॉमन आ रही है, जिसका नाम कोल्ड ड्रिप सिरप है। और पुराने रिसर्च में ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं जब फार्मास्यूटिकल ये कफ सिरप या पैरासीटामोल सिरप या कोल्ड सिरप बनती है तो डाई इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का कंटेमिनेशन होने की संभावना है, और जो कि सिनारियो उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारा पहला हाइपोथेसिस यही है कि मे बी अगर कोई कंटेमिनेटेड सिरप है जो सभी बच्चों में एक कॉमन मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन की संभावना है, और इसी के चलते जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल प्रोडक्ट से जो कंटेमिनेशन हुआ होगा और उससे ही किडनी इंजरी हुई होगी। शुरुआती जांच में पाया गया है कि इन कफ सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक रसायन मिला है, जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल कार के ब्रेक में होता है। लेकिन अगर शरीर में चला जाए तो ये सबसे पहले किडनी पर असर डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल सिर्फ 0.10% से ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता है। बच्चा बहुत छोटा होता है, नाजुक होता है, और जब बड़ा बन जाता है तो शरीर मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तो इसी प्रकार कोई भी टॉक्सिन्स बॉडी में अगर जाता है या कोई भी ऐसी पदार्थ जो बॉडी में जाता है जो नुकसान कर सकता है बच्चे को या उसके शरीर के ऑर्गन्स को, जो कि बड़े वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे कि हार्ट,
लीवर, किडनी बहुत ही ज़रूरत वाइटल ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें अगर कोई भी गड़बड़ी होगी या इनमें कोई भी टॉक्सिन्स आएंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपने इशारा करा कि किडनी फेलियर की बात करी जा रही है, तो उसमें भी ऐसा अक्सर हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बरेली मामले से जुड़ी हुई। बरेली जाने से समाजवादी पार्टी के सांसदों को यूपी पुलिस ने रोक दिया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी सांसदों को रोका गया है। इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्ला को रोक दिया गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इन तमाम सांसदों को रोका गया, अनुमति नहीं दी गई। यूपी पुलिस ने इन सभी सांसदों को समाजवादी पार्टी के दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। टकराव सी स्थिति है। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद आज बरेली जाना चाहते थे। नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। ये तमाम सांसद हैं जो वहां जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे। लेकिन ये देखिए तस्वीरों में इकरा हसन नजर आ रही हैं। तमाम उनके साथ दूसरे सांसद हरेंद्र मलिक नजर आ रहे हैं। मोहिबुल्ला को रोका गया है। ये 3 सांसद वहां पर रोक दिए गए हैं। यूपी पुलिस उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रही है। फिलहाल उन्हें समझाया जा रहा है कि आगे ना बढ़े, स्थिति खराब हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी पुलिस ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी सांसदों को रोक दिया है। बरेली जाने की अनुमति नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर क्या कहेंगे, इस पर भी सबकी नजर होगी। निश्चित तौर पर उनकी तरफ से कोई ना कोई रुख सामने जरूर आएगा। बहरहाल फिलहाल इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्ला को रोक दिया गया है। एबीपी न्यूज पर हम आपको ये ताजा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो वहां समझा रहे हैं कि आगे जाने की इजाजत नहीं है। अब आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर नेपाल से बताता हूं। नेपाल के जनकपुर धाम में 2 समुदायों के बीच झड़प की खबर है। दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किए जाने के बाद झड़प हुई है। तस्वीरें देखें नेपाल से। तस्वीरें देवपुरा रुपैथा में 2 समुदायों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ये देखिए तस्वीरें, दुर्गा देवी की मूर्ति पर इस्लाम समुदाय द्वारा पथराव किए जाने के बाद झड़प हो गई। उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। गुस्साई भीड़ ने कुछ समुदायों के घरों में भी आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस भी छोड़े। झड़प के दौरान हुए पथराव में कुछ पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भी घायल हुए। स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। खबर नेपाल से है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, हमने नेपाल में बड़ा उपद्रव देखा, वो थमा नहीं कि अब ये खबर सामने आई है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गुस्साई भीड़ ने कुछ समुदायों के घर को जलाने की भी कोशिश की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।